हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिज्म को, और मैग्नेटिज्म में हम लोगों ने पढ़ लिया था उसकी जनरल बातें। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में है कौन सा वाला, केवल बार मैग्नेट, और हम लोग निकालेंगे बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, उसके एक्सिस पर, उसके बाइसेक्टर पर, और उसका जनरल फार्मूला। ठीक है, आइए साहब, पहला ही प्रूफ है हमारे पास, एक बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ ट्वाइस ऑफ एल गिवन है। ये उसका एस पोल है, ये उसका एन पोल है, और बार मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ जिसको हम लोग 12 कहते हैं वो ये रही, और इसका मैग्नेटिक मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन एस पोल से एन पोल की तरफ होती है, और इस कैपिटल ऑफ एम की वैल्यू पोल स्ट्रेंथ इंटू ट्वाइस ऑफ एल के बराबर होगी। डायरेक्शन होगी इसकी एस पोल टू एन पोल। ये चीज़ें कुछ क्लियर होनी चाहिए। ये इस मैग्नेट की एक्सिस है, और हमें कहा गया है कि इसकी एक्सिस पर एक पॉइंट पी आपके पास ये रहा। इस पी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, और ये पी पॉइंट लाई करता है कहां पर, इस मैग्नेट की एक्सिस पर। और हमें कह दिया गया है कि साहब इस मैग्नेट के अंदर जो आपका पोल है, इस पोल की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी प्लस ऑफ एम है क्योंकि एन पोल है, और उसकी माइनस ऑफ एम है क्योंकि वो एस पोल है। ठीक है, और किसी भी पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी चाहिए तो आपको वहां रखना चाहिए यूनिट नॉर्थ पोल, जैसे वहां पर रखते थे आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। ठीक वैसे ही हम यहाँ रखेंगे यूनिट नॉर्थ पोल। ठीक है, यानी यहाँ रखा हुआ है एक यूनिट नॉर्थ पोल। अब अगर अपन कहानी की बात करेंगे तो इस यूनिट नॉर्थ पोल को ये वाला नॉर्थ पोल रिपेल करने वाला है, और वो जो एस पोल है उधर से वो उसको अट्रैक्ट करने वाला है। मतलब बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, और मुझे पी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है, और इंटेंसिटी कितनी होगी इसको मुझे देखना होगा। बोर्ड वाले बच्चे इस पूरे प्रूफ को करें, बल्कि कंपटीशन में जो बच्चे बैठे हुए हैं वो भी एक बार इस प्रूफ को पूरा करें, इसको हल्के में ना लें, क्योंकि वहाँ शर्त थी कि बार मैग्नेट जो था जो था उसकी लेंथ के बारे में हम यहाँ कुछ विशेष कुछ नहीं कह सकते कि छोटा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, बट वहाँ हमारे लिए शर्त होती थी इलेक्ट्रिक डाइपोल में जब एक्सिस पे जाते थे या उसके बाइसेक्टर पे जाते थे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों चार्ज बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास में रखे जाते थे, और उनके बीच जो डिस्टेंस होती थी वो काफ़ी ज़्यादा होती थी, मतलब जहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था। पोल्स दोनों जो चार्जेस थे माइनस क्यू प्लस क्यू बहुत पास में रखे जाते थे। ठीक है, और फिर हम लोग वहाँ पर जब काम करते थे तो ध्यान दो तुम लोग कि वहाँ हम लोग काम करते थे सिंगल चार्ज की तरह। फाइनली लास्ट में जाके पहुँचते थे, अरे तू तो डाइपोल है भाई, ऐसा हो गया तो तू डाइपोल बन गया। ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। देखिए साहब, पी पॉइंट पर ड्यू टू एन पोल जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो भैया डायरेक्शन तो ये होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, डायरेक्शन एन से पी की तरफ होगी। क्यों, ये एन पोल है, वो भी आपका यूनिट नॉर्थ पोल है, ये उसको रिपेल करेगा। अच्छा, यहां से ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये मिड पॉइंट है साहब इस बार मैग्नेट का, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस एल होगी, और ये डिस्टेंस भी एल होने वाली है। एन से इस पी पॉइंट की ये डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी है इस बार मैग्नेट के मिड पॉइंट से उसकी डिस्टेंस कितनी गिवन है, तो डिस्टेंस गिवन है दोस्त स्मॉल ऑफ आर। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल ऑफ आर गिवन है, ये लो सर। तो एन और पी के बीच में डिस्टेंस कितनी होने वाली है भाई, ये पूरी डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस एल है, तो ये एन पी जो डिस्टेंस होने वाली है वो होने वाली है आर माइनस एल। ऐसे ही एस पी डिस्टेंस क्या होने वाली है, तो एस पी जो डिस्टेंस होने वाली है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे पता है, उसमें ये डिस्टेंस एल ऐड कर दूंगा तो मेरे पास में पूरी डिस्टेंस आ जाएगी ये आर प्लस एल, यानी ये डिस्टेंस अपने पास हो गई आर प्लस एल। एन पी डिस्टेंस मैंने मालूम कर ली है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ आर माइनस एल, और एस पी डिस्टेंस मेरे पास में आ चुकी है आर प्लस एल। ठीक है, और यहाँ मुझे सबसे पहले पॉइंट पी पर इंटेंसिटी निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की। ये डिस्टेंसेस हम लोग देख चुके हैं, और इस एन पोल के कारण इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो होगी B1 रिजल्ट होगा म्यू नॉट अपन 4 पाई एम अपॉन ऑफ आर माइनस एल का होल स्क्वायर, डायरेक्शन एन टू पी। इसी पी पॉइंट पर इस एस पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जाएगी वो तो ये जाएगी, और वैल्यू कितनी जाएगी B2 म्यू नॉट अपन 4 पाई एम अपॉन ये डिस्टेंस हो गई आर प्लस एल, और डायरेक्शन क्या होगी P2S। अब ये P2S क्यों गई, अरे भाई यहाँ यूनिट नॉर्थ पोल रखा हुआ है, ये साउथ पोल उसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस पी पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं, एक B1 और एक B2, और दोनों जो है वो एक ही लाइन पर काम कर रहे हैं,
बट दोनों की डायरेक्शन अगर देखोगे तो एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ हम लोग वेक्टर के हिसाब से काम कर रहे हैं, बट अब हम यहाँ जनरल बात करेंगे b इज इक्वल टू b1 माइनस का b2। मतलब आप समझें, मैं चाहता तो इसको ऐसे भी कर सकता था कि भाई इस पॉइंट पर रिजल्टेंट क्या होगा। मैं करता कि अंडर रूट में b1 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ b1 b2, तो वैल्यू यही आती है, तो मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। और b1 और b2 को लॉस क्यों किया है कि मुझे पता लग रहा है यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड जो b1 है वो बड़ा है किससे, b2 से। और किसकी वजह से बड़ा है भाई, ये इसके पास में है, इसके पास में होने की वजह से ऐसा है। अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो अब की बार क्या होता, एस पोल का जो अट्रैक्शन होता वो एन पोल के रिपल्सन से कहीं ज़्यादा होता, तब भी आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही जाती। अभी फिलहाल रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि b1 बड़ा है किससे, b2 से। यानी आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं b इक्वल टू, आराम से, इसके आगे कुछ भी नहीं है, म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई ये m अपॉन ऑफ r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ऑफ म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू m अपॉन ऑफ r प्लस एल का होल स्क्वायर। कुछ याद आया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला, वहाँ क्या होता था के क्यू अपॉन ऑफ r माइनस का d/2 का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ के क्यू अपॉन ऑफ r प्लस का d/2 का होल स्क्वायर। वहाँ हमने डिस्टेंस d ली थी, इसलिए मिड पॉइंट से डिस्टेंस किसी एक चार्ज की d/2 कर दी थी। यहाँ हमने डिस्टेंस 12 ली है दोनों पोल्स के बीच में, ठीक है। और टोटल अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो, ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व करें साहब। यहाँ आपका आया 1 अपॉन ऑफ r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन ऑफ r प्लस एल का होल स्क्वायर। और इसको अगर आप लोग देखोगे तो b इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू ये आपका m, और ये चलो जी ये हो गया आपका r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एलसीएम आया सब। अब यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस का r माइनस एल का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, सब कुछ भी नहीं है, सिंपल है। म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू ये आपका पोल स्ट्रेंथ m, और यहाँ आप जाते हो तो आराम से करना r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ r एल माइनस माइनस की वजह से सारे साइन बदल रहे हैं, माइनस का r स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और प्लस का 2rl और अपॉन ऑफ r स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे साहब तो r स्क्वायर से r स्क्वायर एल स्क्वायर से ये कट गया साहब, ये ट्वाइस ऑफ rl, ये ट्वाइस ऑफ rl, यानी ये हो गया हमारे पास कितना 4 ऑफ rl। मतलब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, इस जगह पर। और आराम से देखें, सावधानी से देखें, सावधानी हटे दुर्घटना घटे। आ जाओ जी, b इज टू ये वो आपका म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू ये आपका m, और यहाँ हमें मिल रहा है 4rl अपॉन ऑफ r स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी b इज टू म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई। थोड़ी सी हम सेटिंग करेंगे, वैसे सेटिंग करना आप बहुत अच्छे से जानते हो, बट अपन यहाँ थोड़ी सी करेंगे। इसको लिखेंगे आप 2 को यहाँ, और ये लिखेंगे आप, ये 4 को 2 कर दिया, ये आपका स्मॉल ऑफ m इंटू ये 2l, और ये आपका r अपॉन ऑफ ये आपका हो गया r स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये m इंटू 2l मैंने पहले बताया हुआ है मैग्नेटिक मोमेंटम होगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं b ऑफ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ m ऑफ r अपॉन ऑफ r स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। डायरेक्शन देखेंगे तो म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ m ऑफ r अपॉन ऑफ r स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए लिखेंगे m कैप क्यों लिखेंगे साहब, m की डायरेक्शन ये थी, m की डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंटम की डायरेक्शन ये थी, और आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है। अगर आप इसको यहाँ रख देते, इस जगह पर रख देते, तब भी इसकी डायरेक्शन वही होती जो कि इसके मैग्नेटिक मोमेंटम की डायरेक्शन है। यानी एक्सिस पर अगर आपका पॉइंट हो, बार मैग्नेट आपके हाथ में हो और आपको निकालना हो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जो भी आएगा वो तो मारो गोली, बट डायरेक्शन जो आएगी वो हमेशा मैग्नेटिक मोमेंटम की डायरेक्शन में ही आएगी। यानी जो उसका डाइपोल मोमेंट था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो था, उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा सेम होगी। कहाँ पर, उसकी एक्सिस पर। ये बात हमेशा के लिए याद रखिएगा, चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल हो चाहे मैग्नेटिक डाइपोल हो, हमेशा जो डायरेक्शन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की, अगर एक्सिस पर पॉइंट दे रखा है तो हमेशा उसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में आएगी या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में आएगी। दैट्स वाई हम लोग यूज़ करते हैं m कैप वर्ड। बट अभी कहानी बाकी है दोस्त, हम जब तक हमें नहीं कहा जाए, जब तक हमें नहीं बोला जाए कि बार मैग्नेट बहुत छोटा था,
तब तक हम उसको अपनी मर्जी से छोटा नहीं मान सकते हैं। ये वहाँ आप ऐसा कर सकते थे, डाइपोल के अंदर आप बड़े आराम से बोल सकते थे कि साहब हमारा जो डाइपोल था वो क्योंकि छोटा है तो वहाँ आर जो था वो बहुत 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 बड़ा था d/2 से, तो हम वहाँ कर देते। बट आपका यही रिजल्ट रहेगा और यही फाइनल रिजल्ट है, इस पर ही नज़र रखो आप, रिजल्ट यही है। ठीक है, अब मैं कह दूँ कि नहीं साहब मेरा बार मैग्नेट जो था, इसी डायग्राम को अगर मैं कुछ इस तरह से बना दूँ कि ये मेरा बार मैग्नेट है साहब, ये मेरा बार मैग्नेट है, ये एस पोल है, ये एन पोल, और यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ निकालनी है। अब अगर आप देखोगे कि मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है आर, वो बहुत बहुत बड़ी हो गई आपके एल से। अब अगर आप ऐसा बोलने की हिम्मत रखते हो, ऐसा है तो ये, क्या आपको यहाँ ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं साहब, आपको ऐसा यहाँ नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते हो। तो आपका एग्जामिनर, आपका एग्जाम लेने वाला बंदा, आपसे क्वेश्चन पूछने वाला बंदा आपको खुद कहेगा एक छोटा बार मैग्नेट जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर उसकी टोटल लेंथ है, मतलब ट्वाइस ऑफ L = 10 है। फिर कहता है कि इसके सेंटर O से 200 मीटर, 100 मीटर, तो आप कह सकते हो छोटा। लेकिन अगर एक बार मैग्नेट की लेंथ दे दूं मैं आपको 10 सेंटीमीटर और सेंटर O से पूछूं 15 सेंटीमीटर पे, भाई तो अब आप इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, सेंटर से, इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर, तो अब आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आपका यह आंसर जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें एक बात और जोड़ दूं कि आर बहुत बहुत बड़ा है, ऐसी कंडीशन है आर बहुत बहुत बड़ा है एल से, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो जाना पहचाना मिलेगा और आपको वो रिजल्ट वही मिलेगा जिसकी आपको इच्छा है। मतलब अगर आप, मैं यहाँ इस आर को बहुत बहुत बड़ा कर देता हूँ एल से, तो आर स्क्वायर तो खतरनाक बड़ा हो जाएगा इससे एल स्क्वायर से। तो आर स्क्वायर में से अगर एल स्क्वायर को घटा भी दोगे, उसको सब्ट्रैक्ट भी कर दोगे, तो आर स्क्वायर की हेल्थ पर क्या फर्क पड़ जाएगा? नथिंग साहब, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप यहाँ रिजल्ट लिख सकते हो, बी एक्सिस पर आपका ये मनचाहा रिजल्ट आने वाला है, ये हो गया μ0/4 इंटू आपका ट्वाइस ऑफ एम ऑफ ये आर, और यहाँ नीचे हो गया आपका R4। एक आर से आपका एक आर गया, डायरेक्शन वाइज लिख रहे हैं तो ये आपका एम कैप, और यहाँ अगर आप देखोगे तो बी एक्सिस पे जो आया वो आपका ठीक वही आया है μ0/4 इंटू ट्वाइस ऑफ m/r3। बोलो भाई बालाजी महाराज की जय हो। ये रिजल्ट जो आता है वो रिजल्ट बिल्कुल वही है जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपका आता था। और एक डाइपोल अगर आप लेते थे, यहाँ माइनस का क्यू चार्ज, यहाँ आपका प्लस का क्यू चार्ज, यहाँ से आर डिस्टेंस पे आप देखते थे, इसका डाइपोल मोमेंट पी लेते थे, तो इस एक्सिस पर आपका ई एक्सिस पर आप लोग जब निकालते थे तो आप निकालते थे ट्वाइस ऑफ Kp/r3। तो ये जो K है ये इसकी जगह आ गया μ0/4, वहाँ कॉन्स्टेंट K होता था, वहाँ μ0/4 आ गया। वहाँ डाइपोल मोमेंट P था, यहाँ डाइपोल मोमेंट कैपिटल ऑफ M है, वहाँ r³ था, यहाँ पर भी r³ है, वो तो सेम रहेगा, उसको कहाँ से बदल लेगा तू यार? तो कहने का मतलब बिल्कुल सेम चीज़ जा रही है, बट आपको रिजल्ट वो याद नहीं होना चाहिए मेरे भाई। दो अलग अलग न्यूमेरिकल देता हूँ। ये एक बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, लगभग 10 सेंटीमीटर ही है ये। इसके सेंटर O से 100 मीटर पे आपको एक पॉइंट है। इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? इसका मैग्नेटिक मोमेंटम कैपिटल M दे रहा हूँ, ये रहा, इसे निकालें μ0/4 ट्वाइस ऑफ m/r3, सीधा ये रखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से 100 मीटर, मतलब ये जो इसकी लेंथ है, ये जो L है, इसकी 5 सेंटीमीटर हो गई, ये वाली, ये 10 सेंटीमीटर टोटल है, ये 5 सेंटीमीटर हो चुकी है, और 100 मीटर और 5 सेंटीमीटर में तो खेल ही नहीं है, हमारी पास में कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि बार मैग्नेट की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसके सेंटर O से, उसके मिड पॉइंट से 15 सेंटीमीटर पे, तो भाई अब आपने अगर ये कर दिया ना तो पब्लिक जूते मारेगी तुम्हारे, मतलब। और ये एग्जामिनर को पता है। बच्चा इसको याद रखते वक्त उसको ना जाने कौन सी तकलीफ हो रही है भाई, इसीलिए ये क्वेश्चन नीट जैसे जेई जैसे में भी पूछा जा सकता है, सिर्फ आपके एक छोटे से कॉमन सेंस को चेक करता है वो। पेपर कभी टफ नहीं आता है। आप एग्जाम, अगर पेपर टफ होता तो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आने के बाद में तो टफ लगना चाहिए, तो पेपर टफ नहीं होता है। फिजिक्स तो कभी टफ होती ही नहीं है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट मजबूत रखिए और दिन और रात क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए, और जब जब आप ये करते जाएंगे आपका फेवरेट सब्जेक्ट आपका जो होगा वो फिजिक्स ही होगा, ये तय बात है साहब। जिसने जितने अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को समझा है उसके लिए सबसे इजी काम फिजिक्स को पढ़ना होता है, कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझकर न्यूमेरिकल्स करने होते हैं। और एक बार जैसे कॉन्सेप्ट समझ लिए उससे न्यूमेरिकल अपने आप होते हैं, फिर उसका जोश देखो, है ना, वो आसमान पर पहुंचता है। और बायोलॉजी वाले बच्चों का भी फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स बनता है। अब ये सब कुछ प्रैक्टिस से होगा, ये आपको करना पड़ेगा, कोई ऊपर से खुदा नहीं उतरेगा तुम्हारे लिए करने के लिए, ठीक है साहब।
ये था एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड। दो रिजल्ट इसके हम लोग फाइनली लिख देते हैं आप लोगों के लिए। डायग्राम बना देता हूँ, चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। यही डायग्राम बना हुआ है आपके सामने और इस जगह पे निकालना है। अब आप कैसे कह दोगे कि इस डिस्टेंस के मुकाबले ये डिस्टेंस बहुत कम है, मतलब आप नहीं कह सकते। यहाँ पर ये जो आर है ये इसके मुकाबले आपका एल जो है वो इग्नोरेबल नहीं है। तो आपका यहाँ पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना जाएगा, देखिएगा बी एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो μ0/4 इंटू ट्वाइस ऑफ एम ऑफ आर। मतलब यहाँ से क्या डिस्टेंस है, एम इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंटम है जिसकी वैल्यू आप m इंटू 12 से सॉल्व करते हैं अपॉन ये डिस्टेंस हो गई आपके पास में आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ऑफ आर कैप, मतलब आप यहाँ लिखें एम कैप। ये रहा साहब, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर मैं बार मैग्नेट को ऐसा कर देता हूँ, ये एस पोल है, ये एन पोल है, और यहाँ से अब मैं इसी पॉइंट पर पहुँच जाता हूँ। अब आप ये डिस्टेंस आपकी एल है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी आर है। आप बहुत आसानी से कह सकते हो कि आपकी आर जो है वो काफ़ी बड़ी है एल से। तो आप आर स्क्वायर में से जब आपको आर स्क्वायर में से आपको एल स्क्वायर को लेस करना होगा तो वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आर स्क्वायर के रहेगा। तो आपका बी एक्सिस पे जो निकलने वाला है उसमें μ0/4 में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ट्वाइस ऑफ एम आर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट ये आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर को हमने आर स्क्वायर कह दिया, उसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये R4 और ये आपका एम कैप ये यहाँ से यहाँ गया है। यानी बी एक्सिस पे जो आपका आया है इस कंडीशन में वो आपका परिचित रिजल्ट वही आया है, ट्वाइस ऑफ एम अपॉन ऑफ R³ ऑफ एम कैप। अब अगर न्यूमेरिकल पढ़ते वो कह रहा है कि एक छोटा आपका बार मैग्नेट है, एक छोटा बार मैग्नेट है, तो आप आराम से इसको लगाइए। वो खुद कह रहा है एक छोटा बार मैग्नेट है, बट फिर भी उसे छोटे पे विश्वास मत करना। आप उसके लेंथ को कंपैरिजन करना, किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वहाँ की डिस्टेंस क्या देर की है। अगर उस डिस्टेंस के मुकाबले मैग्नेट की लेंथ 5% से कम है तो ही आप इग्नोर मान सकते हैं। अगर वो 5% से ज़्यादा है तो आपको सीधा इस फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, तब आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये था साहब एक बार मैग्नेट की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करेंगे बाइसेक्टर पर। इसी बार मैग्नेट के बाइसेक्टर पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे। हाँ साहब, ये एक अपने पास बार मैग्नेट है, इसकी लेंथ ट्वाइस ऑफ एल है, इसके मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस एल हो गई, ये डिस्टेंस एल हो गई। ठीक है, कैसे हो गई आप समझदार हो। यहाँ से इसके बाइसेक्टर पर चलेंगे हम लोग और इस पॉइंट पर मुझे निकालनी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अब ये डिस्टेंस मुझे आर गिवन है, बट मैं अलग अलग पोल की वजह से निकालूंगा, तो मुझे ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस हो गई है मेरे पास, ये हो गई अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कैसे हुई ये आप समझदार हो, पाइथागोरस से आपने कर लिया। ये डिस्टेंस भी अपनी हो जाएगी अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमें पता लग गई। अब एन पोल के कारण पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो उसकी जो डायरेक्शन होगी, यहाँ आप यूनिट नॉर्थ पोल रखोगे तो वो इसी लाइन में इसको रिपेल करेगा, ये ले सर। और एस पोल के कारण जब निकालोगे तो वो इसको इसी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। ठीक है साहब। अब आपको मान लेना है कि यहाँ एंगल थीटा है, ये थीटा आप अपनी मर्जी से मान रहे हैं। ये डिस्टेंस हम लोग निकाल चुके हैं, थीटा मैंने यहाँ एंगल मान लिया कि ये जो एंगल यहाँ बन रहा है ये एंगल यहाँ से थीटा बन रहा है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ ड्यू टू प्लस एन पोल, और वो मैं पाता हूँ कि भैया वो B1 है और B1 की वैल्यू μ0/4 पोल स्ट्रेंथ m अपॉन ऑफ उस पॉइंट की डिस्टेंस हो गई मेरे पास में अंडर रूट में r प्लस एल का होल स्क्वायर, और अंडर रूट में r प्लस एल का होल स्क्वायर करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास डायरेक्ट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आ गया साहब। डायरेक्शन भी बोलता हूँ, आसान कर देता हूँ इस पर N2P, ये इसकी डायरेक्शन होगी। अब मैंने कहा साहब इसी P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू S पोल, मतलब नेगेटिव M पोल जिसकी वो पोल स्ट्रेंथ है, उस वजह से कितना होगा तो वो आपका B2 होगा। B2 रिजल्ट कितना होगा μ0/4 इंटू ये आपका M। ये डिस्टेंस भी आपकी अंडर रूट में आर प्लस एल का होल स्क्वायर करूंगा तो ये भी आपका आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करेगा तो यहाँ चलेंगे P2S। अब एक बात पता लग गई यार, भले ही डायरेक्शन दोनों के अलग अलग हो, डायरेक्शन भले ही हम कहते हैं कि अलग अलग जा रही है, बट एक बात तो मस्त पता लग रही है कि B1 का मैग्नीट्यूड देखो B2 का मैग्नीट्यूड कहीं बराबर तो नहीं है। तो बिल्कुल साहब B1 और B2 का मैग्नीट्यूड आपको बिल्कुल इक्वल नजर आ रहा है कि जितना B1 है उतना B2 है। तो B1 और B2 को कह दो भैया तुम तो B हो,
ये कह दिया सब बी है। अब हमने कहा साहब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बी लग रहा है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी लग रहा है। अगर आप मुझे ये एंगल दे देते तो मैं सीधा सा फॉर्मूला लगा देता, कौन सा वाला, जो अपने वेक्टर में सीखा था, क्योंकि बी एक वेक्टर क्वांटिटी है और थीटा एंगल पर अगर दो बी काम करते हैं उनका रिजल्टेंट बी क्या होगा, अंडर रूट में b1 स्क्वायर प्लस का b2 स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ b1 b2 कॉस ऑफ थीटा। बट किस्मत से मैंने आपको ये थीटा दे ही नहीं रखा है। मैंने तो आपको ये देखा कि यहाँ से एज्यूम कर लिया हमने ये थीटा है भाई, ये अगर एंगल थीटा है तो हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये थीटा है तो कसम खुदा की ये भी थीटा होगा और ये थीटा है तो ऑल्टरनेट एंगल होने से ये भी थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, तुम भी बी हम भी बी और दोनों इस लाइन से थीटा थीटा एंगल बनाए, तो आओ कंपोनेंट करते हैं। तो इस बी का कंपोनेंट किया ये वाला, तो ये वाला कंपोनेंट हो गया दोस्त बी कॉस थीटा और इसका ये वाला कंपोनेंट हो गया बी साइन थीटा, ठीक है। और बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरह इस वाले बी के दो कंपोनेंट करें, ये गया आपका बी कॉस थीटा और ये वाला गया कौन सा वाला, बी साइन थीटा। डायग्राम से साफ साफ दिख रही है, क्या दिख रही है भाई, कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है जो कि साइन थीटा होने वाले हैं इस डायग्राम में, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से एक दूसरे का सत्यानाश कर रहे हैं। मतलब इनको जरूरत ही नहीं किसी और की, ये अपना सत्यानाश खुद ही कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उनकी डायरेक्शन ये जा रही है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो जा रहे हैं आपके वो इसकी वजह से बी कॉस थीटा, उसकी वजह से बी कॉस थीटा, यानी फाइनली यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है पी पॉइंट पर वो बी डैश कह देता हूँ, दिस इज ट्वाइस ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा मुझे पता नहीं है तो कॉस ऑफ थीटा कैसे पता होगा, बट देखते हैं, आओ काम तो करते हैं पहले। तो ये हुआ साहब बी डैश इज ट्वाइस ऑफ बी, बी 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 अपना ये रहा, ये हुआ कितना साहब, म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू आपका m अपॉन ऑफ आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, ये आपका बी हुआ साहब। और कॉस ऑफ थीटा, ये लो साहब कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा में थीटा अपने को पता ही नहीं था, कॉस ऑफ थीटा कैसे पता होगा, तो आओ कॉस ऑफ थीटा को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। कॉस ऑफ थीटा कितना होता है साहब, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आपका कॉस ऑफ थीटा को बेस पसंद है, मतलब कॉस ऑफ थीटा रिजल्ट कितना होगा, या बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है साहब इसके अंदर, बेस अगर आप देखोगे तो ये आपका बेस हो गया, बेस हो गया साहब अपना एल अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ये रही भाई साहब अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, बोलो भैया। और इसको अगर मैं यहाँ रख देता हूँ तो मेरे पास बी डैश की वैल्यू आएगी, बी डैश की वैल्यू क्या आएगी भैया, वो आएगी म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई और ये आपका 2 था, यानी ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ये आपका आया m, ये आपका m अपॉन ऑफ ये हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की, ठीक है, पावर 1 लगा देता हूँ, मेरे को मजा आ रहा है 1 लगाने में, ठीक है, तुम भी लगा लेना, तुम्हारे को मजा आएगा। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर क्या लगा लोगे 1 और कॉस ऑफ थीटा की जगह ये रख देता हूँ, देखते हैं क्या आता है। और कॉस ऑफ थीटा की जगह रख दिया मैंने एल अपॉन ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर, मतलब अंडर रूट था उसकी पावर में लगा दी हाफ। तो भैया देखिए यहाँ दोनों बेस सेम है तो आपका 1 + 1/2 अगर ऐड करोगे तो हो जाएगा 3/2, यानी आपका बी डैश जो आएगा वो आएगा ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट, ठीक है, ये आपका m ऑफ l अपॉन ऑफ ये आपका 4 पाई और ये आपका हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब ये 2 को आप यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो बी डैश इजल टू पाओगे म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू ये स्मॉल ऑफ m इंटू आपका 12 अपॉन ऑफ ये गया आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ये m इंटू 12 ये बन जाता है आपका कितना, कैपिटल ऑफ m, यानी आपका रिजल्ट आ गया बी डैश इजल टू म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू कैपिटल ऑफ m अपॉन ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब आप अपनी मर्जी से इसको ये नहीं कह सकते कि L बहुत छोटा है, बट अगर मान लो ऐसी कंडीशन हो कि मेरा बार मैग्नेट तो इतना सा है, इतना सा, ये S और ये N, और आपको कह दिया कि आप मैग्नेट फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ नहीं, 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 यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ निकालो भैया, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो डिस्टेंस है उसके मुकाबले ये डिस्टेंस बिल्कुल इग्नोरेबल है। मतलब मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि R बहुत बहुत बड़ा हो L की, तब की कंडीशन क्या होगी कि आर स्क्वायर में से अगर आप एल स्क्वायर को ऐड कर दोगे, आर स्क्वायर में अगर एल स्क्वायर को ऐड भी कर दोगे तो आपके आर स्क्वायर की हेल्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं कह दूंगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी होगी, आर स्क्वायर के बराबर होगी। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो बी डैश पाओगे म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू आपका m अपॉन ऑफ आर की पावर क्यूब, ये आर क्यूब। और अभी काम खत्म नहीं हुआ, डायरेक्शन देखेंगे। तो ये आपका आया साहब मैग्नेट फील्ड, ये बिल्कुल वैसा आया है जैसे आपका डाइपोल था, इलेक्ट्रिक डाइपोल था ना, उसके यहाँ पर जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था कितना निकाला था, KP अपॉन ऑफ आर क्यूब, बिल्कुल वैसा का वैसा रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। अभी कुछ समय पहले तो किया था अपने ये सब काम। और अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन देखो साहब, यहाँ आपने ये यहाँ इस जगह देखा और यहाँ यूनिट नॉर्थ पोल यूँ मूव कर रहा है। अब ये जो इसके मतलब मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन यहाँ अगर देख रहे हो आप तो वो ये जा रहा था, ये ठीक है। अब यहाँ ये जा रहा है, इसका मतलब अगर आप यूनिट नॉर्थ पोल रख रहे हो तो वो यूँ जा रहा है, ठीक है, यूँ जा रहा है, जबकि इसका मैग्नेट मोमेंटम यूँ था।
तो यहाँ अगर आप इस बी डैश के बारे में बात करोगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई, डायरेक्शन वाइज बात करोगे तो आपके पास में आएगा ये कैपिटल ऑफ एम अपॉन ऑफ आपका आर क्यूब, और ये डायरेक्शन आएगी माइनस का एम कैप। अगर मैं इसको ये बड़ा मान लेता हूँ भाई, ये तो काफ़ी बड़ा है, तो आपका मतलब बार मैग्नेट काफ़ी बड़ा डिस्टेंस नहीं है, तो आपका ये रिजल्ट आएगा बी डैश इज इक्वल टू आपका रिजल्ट आएगा म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई, ये आपका एम, नीचे आएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, बट डायरेक्शन आप भी माइनस का एम कैप ही रहेगी। आपको चेक करना है, आप कई तरीके से चेक कर सकते हैं, जैसे ये आपने लिया साहब एस पोल, यहाँ लिया आपने एन पोल, ये डिस्टेंस वगैरह है, ठीक है। एम की डायरेक्शन ये है यहाँ पर, आप पॉइंट को ऊपर क्यों बनाते हो, आप नीचे बना लो यार, ये लो हमने ये नीचे भी बना दिया। अब यहाँ इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, अब मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है तो मुझे यहाँ यूनिट नॉर्थ पोल रखना पड़ेगा। यहाँ यूनिट नॉर्थ पोल रखते ही ये वाला नॉर्थ पोल इसको दाएं गोली मार देगा, और ये वाला एस पोल इसको प्यार से अपनी तरफ खींच लेगा। अब भाई साहब ये इधर अगर इनके कंपोनेंट करोगे तो ये डायरेक्शन यही जाएगी। अब यहाँ यूनिट नॉर्थ पोल यूँ जा रहा है, मतलब ये डायरेक्शन जा रहा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन के अपोजिट है, इसीलिए तो माइनस का एम कैप लगाया। मतलब बिल्कुल बात साफ पानी की तरह। कौन सी वाली बात कि जब आप एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, इलेक्ट्रिक निकालते हो किसी डाइपोल की वजह से या किसी मैग्नेटिक की वजह से, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जाएगी पी कैप और एम कैप। लेकिन जब आप इसके बाइसेक्टर पर जाते हो और आप वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में निकालते हो किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, तो डायरेक्शन जो जाएगी वो हमेशा उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, उसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन है। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये पी कैप, ये माइनस का पी कैप, ये एम कैप, ये माइनस का एम कैप का खेल आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और अब हम बात करते हैं पते की। ये तो बात हुई साहब, एक जनरल बात हुई, ये एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। आपको इसका स्पेशल केस याद नहीं होना चाहिए। आप याद रखें हमेशा ये वाला केस कि अगर मेरा पास में एक बार मैग्नेट है जिसके लेंथ के बारे में मुझे कुछ नहीं कर रहा है, बाइसेक्टर में मैग्नेट फील्ड पूछ रहा है, तो मुझे रिजल्ट बोलना है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 और प्लस का एम कैप, माइनस का एम कैप में डायरेक्शन जाएगी माइनस का एम कैप। ये बात आप ध्यान रखें। हाँ, अगर बार मैग्नेट बहुत छोटा देर का है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल ऑफ एम अपॉन ऑफ आर क्यूब डायरेक्शन माइनस का एम कैप, तब बोल सकते हो। बट ये एक स्पेशल केस है, स्पेशल कंडीशन है। और अगर आपको मैं बता देता हूँ कि मैग्नेट के लेंथ के बारे में कोई सूचना नहीं दे रखी हो तो आपको मैग्नेट को हमेशा छोटा मैग्नेट मानना होता है। अब आप एक्सेस पे क्या बोलोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ एम अपॉन ऑफ आर क्यूब, बाइसेक्टर पे कितना बोलोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन ऑफ आर क्यूब। सेम कहानी है, सेम बात है, क्लियर कर लो आप मेरी बात को। मैग्नेट की लेंथ के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट अगर मैग्नेट की लेंथ बोल देता है वो, तो फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आखिर उसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी देर की है। फिर दूसरा पॉइंट सोचना पड़ेगा कि इस डिस्टेंस के मुकाबले मैग्नेट की जो हाफ लेंथ है क्या मैं उसको इग्नोर कर सकता हूं। अगर इग्नोर कर सकता है तो ही ये डायरेक्ट रिजल्ट काम आएंगे, नहीं तो आपको जनरल फॉर्मूला ही काम में लेना पड़ेगा। ठीक है साहब, यानी अब आज के बाद में हम लोग इस बारे में बात नहीं करने वाले हैं। और अब हम इस टॉपिक से बाहर जब निकल रहे हैं तो अब चाहे हम जब कंपैरिजन करने पहुंचते हैं तो कोई भी बार मैग्नेट हो हम उसको छोटा मानकर ही कंपैरिजन करते हैं, यानी क्वेश्चन हम इसी से ही क्रिएट करते हैं। यानी मैग्नेट को अब हम क्या मानेंगे साहब, छोटा मैग्नेट मानेंगे, और उसके सेंटर से जो डिस्टेंस दी जाएगी वो इतनी ज़्यादा दी जाएगी कि आपका मैग्नेट छोटा ना होते हुए भी छोटा हो जाएगा। तो या तो चुपचाप वो अपनी लेंथ के बारे में सूचनाएं देगा, और नहीं देता है, कोई मैसेज नहीं करता है इस बारे में, तो हम उनको छोटा मैग्नेट कंसिडर करते हुए काम करेंगे, जैसे कि मैं अभी करने वाला हूँ। देखिए साहब, डायग्राम आपके सामने है। मैंने बार मैग्नेटिक लेंथ के बारे में कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर, और सिर्फ इतना सा कहा है कि इसकी एक्सिस पे एक पॉइंट P है और यहाँ एक पॉइंट P1 है, उतनी डिस्टेंस पे जो इसके बाइसेक्टर पे है। दोनों जगह पर जो मैग्नेट फील्ड है उनके अंदर कंपैरिजन कीजिएगा। तो आइए साहब करते हैं। बी एक्सिस पर बात करेंगे, आप लोग तो लिखेंगे, कितना लिखेंगे साहब, म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ एम अपॉन ऑफ आर क्यूब, ठीक है। और बी वर्टिकल पे जो आप लोग लिखोगे म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू आपका कैपिटल ऑफ एम अपॉन ऑफ आर क्यूब। कंपेरिजन मांग रहे हो, ये लो साहब,
काट दो इसको इससे, तो आपका बी एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो ट्वाइस ऑफ बी वर्टिकल वाला आया। ठीक है, मतलब सिंपल। अगर यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक मोमेंटम कुछ देता हूँ और मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो बी है तो उतनी ही डिस्टेंस पर बाइसेक्टर पर होगी b/2। मैं कहता हूँ कि एक बाइसेक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड जो था वो 4 टेस्ला था, मतलब मैं ये पाता हूँ कि r डिस्टेंस पर, ठीक है, बाइसेक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला था, तो उतनी ही डिस्टेंस पर एक्सेस पर कितना होगा, तो एक्सेस पे जो होगा वो होगा आपका 4 टेस्ला दिया है तो यहाँ होगा 8 टेस्ला। मतलब मैं कहता हूँ कि इतनी डिस्टेंस पर अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड जो था इस जगह पर, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड कहता हूँ 100 है तो उतनी ही डिस्टेंस पर बाइसेक्टर पर कितनी होगी साहब, 50 टेस्ला होगी। मतलब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूँ कि साहब यहाँ मान लिया बी है, ठीक है, यहाँ मान लिया अपन ने, इस जगह अपन वो मान लेते हैं कि साहब b/2 होगा। तो अगर मैं एक बात कह दूं कि यार यहाँ पर अगर मान लो 100 है तो यहाँ 50 होगा, तो कहीं ना कहीं तो 100 होगा। तो ऐसी कौन सी डिस्टेंस है इसके वर्टिकल पर, भी पहले भी बता चुके हैं, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी क्वेश्चन कर चुके हैं कि इसके वर्टिकल पर ऐसी कौन सी डिस्टेंस है कि मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी एक्सिस पर r डिस्टेंस पर है, ठीक उतनी ही वैल्यू वो x डिस्टेंस पर रखे। तो x और इस r के बीच में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन निकालते हैं साहब। सपोज करो कि इससे r डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका b एक्सिस वाला लिख देता हूँ। b एक्सिस वाला जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो है μ0/4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ m/r3। और मान लेता हूँ जितना यहाँ r पे था उतना ही r पे जाऊंगा तो इसका हाफ करना पड़ेगा मुझे। लेकिन अगर मैं कह देता हूँ कि इसके वर्टिकल पर जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से मैं थोड़ा डिस्टेंस को कम करके इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये बोल देता हूँ कि सपोज इससे x डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड b ही हो गया, तो इसके क्योंकि है तो बाइसेक्टर पे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे करना पड़ेगा μ0/4 पाई, डिस्टेंस को मैंने कम कर दिया है, m अपॉन ऑफ आपका x3। और इस x3 की मुझे वैल्यू ढूंढनी होगी, तो इसकी वैल्यू ढूंढने के लिए ये से चल भैया, इस m से m चलाओ, यानी आपका 2/r³ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x3। यानी ये x³ क्या होगा, ये हो जाएगा r³/2, यानी x क्या है साहब, r/2⁻⁴। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, आप मेरी इस बात को समझें। आपके पास एक मैग्नेट है, उसके एक्सिस पर आप जब जाते हैं तो वहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड अगर मिलता है मान लो 100, ठीक है, और डिस्टेंस आर दे रहा हूँ 10 मीटर पे, मतलब 10 मीटर पे 100 है। तो अगर आपसे पूछूँ 10 मीटर पे बाइसेक्टर पे कितना होगा, तो आप बड़े आराम से बोल सकते हो 50। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि यार कितनी डिस्टेंस, इस बाइसेक्टर पे कितनी डिस्टेंस पर 100 होगा, ठीक है, तो आप कह देंगे साहब वो डिस्टेंस होगी आपकी 10/2⁻⁴, क्योंकि मैंने 10 मीटर पे बोला है, कितना है 100, तो कितनी डिस्टेंस पर बाइसेक्टर पर आपका मैग्नेटिक फील्ड 100 रहेगा। हाँ ठीक है, 10 मीटर पर बाइसेक्टर पे तो 50 हो गया वो, लेकिन कितनी डिस्टेंस पे 100 होगा, कहीं ना कहीं तो 100 भी तो होगा, तो 100 कहाँ होगा, तो 10/2⁻⁴। डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप टाइम खराब नहीं करेंगे, टाइम बचाना भी एक बहुत बड़ी आर्ट होती है, आप टाइम बचाएं अपना, ठीक है। तो ये बात थी साहब इसकी। भाई देखें साहब, आपने दो काम किया, बड़ा प्यारा काम किया आपने। ये मैग्नेट था और ये आपके पास मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट कैपिटल ऑफ m दे रखा है आपको, और आपने मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली, यहाँ निकाली, आपने यहाँ निकाली। अब किसी ने कह दिया बोले यार यहाँ क्यों निकाली, यहाँ निकाल, अरे भाई तो ये भी तो बाइसेक्टर ही है, तो यहाँ भी निकाल दिया। बट किसी ने कह दिया बोले यहाँ क्यों निकाला है, यहाँ क्यों नहीं निकाला है, यहाँ क्यों नहीं निकाला है। तो अपन जनरल फॉर्मूले की बात करते हैं, मतलब हमने मैग्नेटिक फील्ड जो निकाला है अभी तक वो निकाला उसके एक्सिस पे और उसके बाइसेक्टर पे। तो भाई आपका क्या केवल 2 ही पॉइंट है क्या, आपको इस मैग्नेट की वजह से आपको यहाँ से डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस मिड पॉइंट से ली जाएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह ही। तो आप यहाँ और यहाँ क्यों निकाल रहे हो, आप यहाँ क्यों निकाल रहे हो, यहाँ क्यों नहीं निकाल रहे हो, यहाँ क्यों नहीं निकाल रहे हो, यहाँ क्यों नहीं निकाल रहे हो, मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी इन पॉइंट्स पे क्यों नहीं निकालते हो। तो आइए साहब अब हम लोग काम करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल और उसकी वजह से उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जो एक्सिस को भी फुलफिल करेगा, बाकी कंडीशन को फुलफिल करेगा, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होगी, उनको भी वो सेट करेगा। तो आइए साहब वो कैसे करेंगे उसको समझे और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जनरल फॉर्मूला क्या होगा। बट अब आप मुझे काम करते हुए देखिएगा और मैं काम कैसे कर रहा हूँ वो समझिएगा। ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट का ये एस पोल है बिड़ू, ये उसका एन पोल है, ये इसका मिड पॉइंट है, और यहाँ से मुझे यहाँ मैंने मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल ली, मैंने इसके बाइसेक्टर पे यहाँ निकाल ली, मतलब इन 2 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मैं निकाल चुका हूँ। अब आपने मुझे कहा साहब एक पी पॉइंट पे निकालो, मैं कहा ठीक है साहब पी पॉइंट पे निकालते हैं, पर पी पॉइंट के बारे में कुछ तो खोज खबर दो। तो उसने मुझे कहा साहब पी पॉइंट जो है उसका जो आपके पास में पोलर कोऑर्डिनेट है वो आर और थीटा है। मतलब आर और थीटा का मतलब यहाँ से आप लोग बहुत आराम से, मैं आपको पहले कई बार समझा चुका हूँ, पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा का मतलब क्या होता है फिर से समझा देता हूँ। जैसे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 और 3 है, तो 2 और 3 है, मतलब एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 और 3 दिया जाता है आपको, तो आप x एक्सिस पे 2 जाते हैं, y एक्सिस पे 1 2 3 जाते हैं, जहाँ दोनों ये मिल जाते हैं वहाँ उस पॉइंट को बता देते हैं। ऐसे ही एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट।
पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा का मतलब होता है कि यहाँ से इस पॉइंट से डिस्टेंस आर है और यहाँ से एंगल कितना है थीटा, मतलब यहाँ से आपकी आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट जो कि थीटा एंगल मतलब 45 मान लेते हैं, तो यहाँ से 45 डिग्री के एंगल पर ये पॉइंट, यानी पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब इस पॉइंट से डिस्टेंस की आर है और इस डायरेक्शन से उसका एंगल थीटा बन रहा है। अगर मैं आपको कह देता हूं कि आपका एक पॉइंट है जिसका पोलर कोऑर्डिनेट 10 × 90 डिग्री है, 10,90 डिग्री है, तो 10,90 डिग्री मतलब यहाँ से आपकी डिस्टेंस तो उसकी 10 है और एंगल यहाँ से 90 डिग्री बन रहा है, मतलब डेफिनेटली वो वाई एक्सिस पे पॉइंट मुझे मिलने वाला है। मतलब ये चीज़ें मिल जानी चाहिए। मैंने आपको शुरुआत में समझाया था कि हम पिकनिक गए थे, हमारे चारों तरफ बहुत सारे बच्चे सर्कल में बैठे हुए थे और मैंने आपको कुछ इस तरह से आपको आइडिया लगवाया था पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा का। बट अब मैं आपको नए तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल जैसे 12th क्लास के बच्चों को बताना चाहिए, जैसे कंपटीशन वाले बच्चों को बताना चाहिए। और वो तरीका क्या हुआ? वो तरीका ये हुआ कि सब आपको ये यहाँ से लेना है। मैं अगर आपको कहता हूँ कि सब यहाँ से 100 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जो कि इस डायरेक्शन 60 डिग्री एंगल पर रखता है, तो आप यहाँ से पहले एंगल 60 डिग्री चूज कीजिएगा। बोले साहब ये 60 डिग्री एंगल बना दिया, अब चुपचाप इस लाइन पे आप 100 मीटर चल जाएं तो आपको उस पॉइंट को मिल, जहाँ 100 मीटर खत्म हुआ वहाँ वो पॉइंट है और ये यहाँ से एंगल इसका 60 डिग्री बन रहा है। तो मतलब इसका कोऑर्डिनेट कैसे ले जाएगा? 100,60 डिग्री, ऐसे। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं साहब, पोलर कोऑर्डिनेट हम लोग इनको कहते हैं। तो मैंने कहा साहब मुझे एक पॉइंट पी पर आपको कहा गया है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताई दो जिसका पोलर कोऑर्डिनेट आर और थीटा दे ही रहा हूँ। तो ठीक है साहब, आ जाओ जी, कर देते हैं अपन भी इस काम को और यहाँ से चलते हैं अपन यहाँ तक। और ये एंगल दे दिया आपने थीटा और यहाँ दे दिया आर, इस पॉइंट पी का आपने दे दिया पोलर कोऑर्डिनेट मुझे आर थीटा। अब साहब हम लोग इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? ऐसे हम लोग मैग्नेटिक पोटेंशियल, वैसे मैग्नेटिक पोटेंशियल होता नहीं है, बट क्योंकि आज का दौर कुछ नए करने का है, तो आप जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते थे, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, वैसे ही ठीक उनको फॉलो करते चले जाइए और आपका अपने आप निकलता चला जाएगा कौन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह मैग्नेटिक पोटेंशियल भी। तो इसका स्पेशली ध्यान रखना, इस चीज़ को मुझे याद रहा तो मैं कराता चला जाऊँगा, बट आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि हमें ये काम करना है। अब इस काम को कैसे निकाला जाए साहब? तो वेरी सिंपल, इसको करने के लिए हमें कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एक मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 100 है, 100। मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना दोस्त? ये रहा मैग्नेट, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है? 100 है। लेंथ के बारे में कुछ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं पूछूँ कि इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, तो आप मुझे कैसे बोलेंगे? μ0/4π ट्वाइस ऑफ 100/r³। मैं पूछता हूँ कि यार इसके बाइसेक्टर पे कितनी होगी, तो आप मुझे प्यार से बोल देंगे कि सर यहाँ जो इंटेंसिटी होगी वो होगी μ0/4π × 100/r³। अगर मैं कहता हूँ नहीं नहीं, इस ये जो मैग्नेट था, इस मैग्नेट का जो डाइपोल मोमेंट था वो आपका मान लो कि 500 है, 500, तो बताओ बाइसेक्टर पे कितना होगा? तो आप क्या कहेंगे साहब? बिना किसी विचारे आप कहेंगे साहब बाइसेक्टर पे जो होगा वो μ0/4π इंटू इसका मैग्नेटिक मोमेंटम जो आप 500 दे रहे हो /r³। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, एक मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंटम जो है 250 है, और बताओ एक्सिस पे क्या होगा? तो आप कहेंगे साहब μ0/4π इंटू 250/r³ इंटू 2, ठीक है। ऐसा आप निकाल देंगे। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि एक मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंटम x है, x, और यहाँ एक उस x मैग्नेट वाले x इसका मैग्नेटिक मोमेंटम है, इसके एक्सिस पे एक पॉइंट P है, थोड़ा बता ही दो कि इस पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या बोलोगे? तो आप फटाक से बता दोगे, है ना सर, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम होगा वो होगा μ0/4π इंटू ट्वाइस ऑफ x/r³। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं 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 नहीं, एक मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंटम y है और उसके बाइसेक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो आप कहेंगे साहब मैग्नेटिक मोमेंटम क्या बताया? y, तो आप क्या कहेंगे μ0/4π इंटू y/r³। मगर नहीं यार गलत बात है तेरी, तो डायरेक्शन के साथ बता। तो डायरेक्शन के साथ कैसे बताओगे साहब? आप बताओगे माइनस का y कैप x कैप, मतलब यहाँ जब बताओगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंटम, और बाइसेक्टर बताओगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर मैं आपको कहता हूँ एक मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंटम गधा है, गधा, बताओ एक्सिस पे क्या होगा? तो आप क्या कहोगे साहब? B = ट्वाइस μ0/4π ट्वाइस ऑफ गधा/r³। डायरेक्शन में बताओगे गधा कैप, मैग्नेटिक मोमेंटम मैंने बोला है आपको गधा है। मैं कहता हूँ बाइसेक्टर पे कितना होगा साहब? मतलब उसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम वो खच्चर है, तो आप क्या कहोगे साहब? μ0/4π इंटू खच्चर/r³ माइनस ऑफ खच्चर कैप। मतलब क्लियर है बात, ये यहाँ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरा काम ईजी हो जाएगा इससे। देखिए साहब ये आपका m था, इसका मैग्नेटिक मोमेंटम m था। मैंने इस मैग्नेट के 2 कंपोनेंट कर दूंगा और एक कंपोनेंट करूंगा मैं ब्लू पेन से। ये लो साहब ब्लू पेन से कर देते हैं।
ये जो कंपोनेंट इसका हुआ, तो मैंने आपसे पूछा, थोड़ा मोटा छोटा हो गया, थोड़ा बराबर कर देते हैं इसको, ये लो सर, इस m का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा m cos थीटा, इस m मैग्नेटिक मोमेंटम का ये वाला कंपोनेंट हो गया m cos थीटा, और इसी मैग्नेट का मैंने एक और कंपोनेंट, जब कंपोनेंट कर रहा हूं तो दोनों कंपोनेंट होंगे, और दोनों जो कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। मतलब आप जब किसी भी एक वेक्टर के दो कंपोनेंट करते हो तो और कुछ हो ना हो ये मुझे नहीं पता, बट एक बात तो पता है कि थीटा के पास वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस थीटा होगा, और दूसरा जो भी कंपोनेंट होगा वो वाला कंपोनेंट जो होगा वो साइन थीटा होगा, और वो पहले वाले कंपोनेंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, यानी कि दोनों कंपोनेंट के बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री बनने वाला। मतलब यहाँ पर ये गया साहब, ये इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंटम होगा वो आपका हो जाएगा m साइन थीटा, यानी दो कंपोनेंट हमने कर दिए हैं, एक m cos थीटा वाला और एक हमने m साइन थीटा वाला। अब देखिए साहब, जब कंपोनेंट कर दिए तो ये चीज हट गई। भाई हमारे यहां पर एक लड़का था, ठीक है, नाम उसका जोशी। अब वो जोशी जी जो थे भाई साहब, वो एक बार परचून दुकान में, वो बेचारा पंडित था, 10 रुपये लेके, और दुकान वाले बोलते हैं कि बोले अंकल छुट्टे दे दो, छुट्टे मतलब चिल्लर दे दो, इनको खुले कर दो। तो बेचारा 5-5 रुपये दो सिक्के देता है उसको। तो वहाँ खड़ा है उसकी दुकान पे, ठीक है, उसकी दुकान पे खड़ा है, वो पूछता है दुकानदार वाले भाई क्या चाहिए, बोले अंकल लेकिन मेरे 10 रुपये। तो उसने कहा बोले भाई छुट्टे वापस दे दे, 10 का नोट दे देता है। तो वो बच्चा बोलता है जोशी कि बोले अंकल वो लेकिन छुट्टे, मतलब समझे, उसको दोनों चीज़ें चाहिए थी, छुट्टे भी चाहिए थे और 5-5 के 2 सिक्के भी चाहिए थे। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से इस m के अगर आपने दो कंपोनेंट कर दिए ये और ये, तो ये तो ब्लैक पेन से जो बना हुआ मैग्नेटिक मोमेंटम ये तो है ही नहीं। यानी अब आपके पास में दो मैग्नेट हैं, और दो मैग्नेट कौन से हैं, वो एक तो ब्लू पेन वाला और एक ये दो मैग्नेट हैं। और दोनों कैसे रखे हुए हैं, ये तो ऐसे रखा हुआ है ये, और ये ऐसे, यानी ये दोनों मैग्नेट कुछ इस तरह से रखे हुए हैं। रुक जा भाई, क्या चाहता है, ये इस तरह से, और आपको यहां निकालना है मैग्नेट फील्ड, और आपको साफ साफ दिख रही है ये जो मिसाइल नीचे वाली लगी है ना ब्लू पेन वाली, वो सीधा अटैक मार रही है उस पर, हरी बात। और इस मिसाइल की जो है ना एंगल देखो आप, इसका ये मारेगी वहां भचाड़ पीछे की तरफ। मतलब आप अगर देखोगे तो ये जो पॉइंट पी है ये मेरी उंगली, ये सीधा निशाना साथ रखा है इसने, मतलब ये तो सीधा लात देगा, ये दुलत्ती देगा। जो गधा मारता ना, जोशी को खूब पता है, जोशी जानता है कि कैसे दुलत्ती पड़ती है। मतलब ये यहां पर सीधा भचाड़ और इधर से, मतलब दो मैग्नेट है, एक m cos थीटा एक m sin थीटा। m cos थीटा वाले की वजह से मैग्नेट फील्ड B1, और वो जो मैग्नेट जिसका m cos थीटा मैग्नेटिक मोमेंटम था उसके लिए पॉइंट P कहाँ रखा हुआ है, साफ साफ देख, एक्सेस पर। अरे बिड़ू एक्सेस पर छोड़ दे सारी दुनिया को, केवल ब्लू पेन वाला दिखना चाहिए। ब्लू पेन में मिलावट हो गई, रेड पेन की हटा दो, ये लो, ये लो, ब्लू पेन वाला नजर आना चाहिए। ब्लू पेन वाले के लिए वो पॉइंट P कहाँ रखा हुआ है, उसकी एक्सिस पर। और ये जो रेड पेन वाला है उसके लिए वो पॉइंट P कहाँ रखा हुआ है, उसके बाइसेक्टर पर। आओ जी काम करते हैं, बड़ा आराम से काम है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। B1 इज इक्वल टू, सबसे पहले m cos थीटा वाले की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी μ0/4π, μ0/4π इनटू ट्वाइस, ये हमने लगा दिया क्योंकि एक्सिस पे है। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंटम कितना है, m cos थीटा, तो आपको यहां रखना पड़ेगा m cos थीटा अपॉन ऑफ आर क्यूब। अभी आपने कहा था ना गधा था तो मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम आपने गधा रखा था ना, x था तो x रखा, y था तो y रखा। इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंटम m cos थीटा होने की वजह से और उसकी एक्सिस पे होने की वजह से ये होगा। और डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन जाएगी ये वाली डायरेक्शन गई साहब इसकी, ये लो साहब, ये डायरेक्शन गई, यानी ये डायरेक्शन B1 की है। अब इसी पॉइंट P पर देखते हैं किसकी वजह से, m sin थीटा की वजह से। बट सबसे पहले देख लो पॉइंट P m sin थीटा वाले मैग्नेट के कहाँ रखा हुआ है, उसके बाइसेक्टर पर रखा हुआ है। ये यानी ये एक मैग्नेट रखा हुआ था यहाँ पर m sin थीटा वाला, और इसके ये यहाँ रखा हुआ है, ये यूँ जाएगा इसकी वजह से। यानी इसका मैग्नेट मोमेंटम m sin थीटा था। ये जो रेड पेन से बना हुआ है ध्यान से देख लेना यार, इतना क्यों तड़फा रहा है तू मेरे को। ये रहा B2 कितना जाएगा दोस्त, B2 जाएगा μ0/4π। हुजूर इसका मैग्नेटिक मोमेंटम बोले m sin थीटा था,
बट मैं अब ट्वाइस ऑफ एम साइन थीटा नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि ये पॉइंट जिसपे इंटेंशन निकाली है वो यहाँ नहीं है, वो इसके बाइसेक्टर पे है, मतलब इस वाले के रेड पेन वाले के बाइसेक्टर पे है। तो इसके कारण मैं कम से कम डायरेक्शन तो बता देता हूँ। इसके मैग्नेटिक मोमेंटम डायरेक्शन ये है, मतलब इसकी डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट ये गया हुजूर अपना B2, ये अपना B1। चलो भैया B1 तुम मर जाओ, और आर थीटा यहाँ से, ये आपका B1, यानी पॉइंट P पर आपका जो B2, पहले तो B2 लिख देते हैं, ये वो अपना m साइन थीटा अपॉन ऑफ आर क्यूब। अब पॉइंट P का देखें साहब, उसका हाल क्या हो रहा है। उसमें दो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहे हैं, दोनों साले काम कर रहे हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। देखें साहब, ये जो एंगल बन रहा है, फिलहाल इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, और क्योंकि इनके पीछे एंगल 90 डिग्री है, दैट्स वाई टोटल ऑफ आपका B जो होगा वो B इज इक्वल टू, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे ऐसे ही करना चाहिए, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ B1 B2, दोनों के बीच में एंगल हो गया cos ऑफ 90। तो अपना B1 और अपने B2 के बीच में जो एंगल है वो कितना हो गया 90 डिग्री का। cos ऑफ 90 की वैल्यू होती है जीरो, जीरो ने इसका पूरा स्वाहा कर दिया, हटाओ भैया, यानी टोटल ऑफ B रिजल्ट हो गया दोस्त B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। आओ जी काम करते हैं सिंपल वाला, B1 और B2 की वैल्यू रखते हैं सावधानी से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलो स्क्वायर करो, म्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ऑफ 4 पाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा क्यों लगा रहे हो, ऐसे लगा दो, ये लो सर, ट्वाइस ऑफ एम मतलब 4 ऑफ एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ R6। ये मैंने केवल B1 का स्क्वायर किया है। आओ B2 का स्क्वायर करते हैं, प्लस का म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई का होल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऑफ R6। देखते हैं अंडर से बाहर आने लायक कौन कौन है। तो आया साहब, कौन कौन बाहर आया। एक तो देखो साहब, ये म्यू नॉट 4 पाई उधर भी है उधर भी है, तो यानी चलो पहले एक स्टेप और कर लेते हैं। ये म्यू नॉट स्क्वायर अपॉन ऑफ 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का होल स्क्वायर, ये आपका एम स्क्वायर और ये आपका R6 बाहर ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर बच गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बिल्कुल इलेक्ट्रो सर्ट जैसा ही चल रहा है। ठीक है, और यहाँ से अगर आप इसको बाहर निकालोगे तो B इज इक्वल टू पाओगे, म्यू नॉट बाहर आ गया, 4 पाई बाहर आ गया, M बाहर आ गया, R³ बाहर आ गया, अंडर के रूट के अंदर बच गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। आओ जी इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। B इज इक्वल टू पाएंगे हम लोग म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू ये आपका M अपॉन ऑफ R³ और 4 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देता हूँ मैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया मैंने इस चीज़ को। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया 1, यानी B रिजल्ट हो गया मेरे पास म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू M अपॉन ऑफ R³ अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। यानी किसी थीटा एंगल पर, और यहां से ये बार मैग्नेट था, इसके मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पर और यहां से थीटा एंगल पर, ये जो पॉइंट आपने चुना था उस पॉइंट P पर कम से कम मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू थी, जो मैग्नीट्यूड था, वो आपने निकाल दिया है आज। और वो मैग्नीट्यूड निकाला आपने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M अपॉन ऑफ R³ अंडर द रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट था साहब। तो इस रिजल्ट को हम लोग नहीं निकाल सकते थे अगर हमें इसके जनरल फॉर्मूले के अंदर हम लोग तब तक नहीं पहुंच सकते थे जब तक कि हमें इसके स्पेशल कंडीशन एक्सेस वाले और इसके बाइसेक्टर पे कितना होता है वो नहीं पता होता, तो हम लोग यहाँ नहीं पहुंच सकते थे। तो इस रिजल्ट पे हम लोग पहुंच चुके हैं और अब इस रिजल्ट से हम लोग देखते हैं, देखें अगर आप लोग क्या करें कि ऐसा कुछ हो। ये बार मैग्नेट था हमारा और इस बार मैग्नेट के इस एक्सेस से, इसकी जो एक्सेस थी वहाँ से थीटा एंगल पर, इस एंगल पर मैग्नेट फील्ड और यहाँ से R डिस्टेंस, ये बोला आपने। अगर मुझे एक्सेस में पहुँचना होता तो मुझे यहाँ से इसको नीचे लाना होता। अगर मैं इसको नीचे लेके आऊँगा तो ये यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ से इसको जो ज्वाइन करोगे वो लाइन यहाँ से एंगल बनाएगी 0 डिग्री, तो आपका B एक्सेस पे पहुँच जाएगा। अगर आपका यहाँ जा रहे हो आप, और देखें साहब अगर आपका, मैं फिर से डायग्राम बनाऊँ, ये आपका S पोल, ये आपका N पोल, और अगर आपको यहाँ पहुँचना है इस पॉइंट पे, तो इसको यहाँ से ज्वाइन करने वाली लाइन जो एंगल बनाएगी इसी लाइन के साथ वो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। थीटा इज 0 हो जाएगा मतलब इसके एक्सेस में पहुँच जाओगे। तो B एक्सेस पर अपन लोग एक बार रिजल्ट निकालते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू आपका ये M अपॉन ऑफ R³ और अंडर रूट में 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4 का मतलब आपके पास हो गया 2, यानी B एक्सिस पे जो आपका आया, B एक्सिस पे जो आपका आ रहा है वो म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ M अपॉन ऑफ R³। बड़े आराम से इस रिजल्ट को आप निकाल सकते हैं।
लेकिन अगर मैं इसके बाइसेक्टर पे जाना चाहता हूँ, तो इतनी डिस्टेंस पर अगर मैं बाइसेक्टर पे जाने की इच्छा रखता हूँ, यहाँ से ये मेरे पास बार मैग्नेट था, ये एस था, ये एन था, ये यहाँ था, और इसके बाइसेक्टर पे जाना चाहता हूँ, मतलब मैं यहाँ जाना चाहता हूँ आर डिस्टेंस पर, तो आप ये देखिए कि यहाँ से डिस्टेंस आर दे दी, बट ये एंगल आपने 90 बना दिया। अब इस फॉर्मूले में अगर आप रखोगे तो बी वर्टिकल पे क्या पाओगे, बी वर्टिकल पे आपको इस कंडीशन में पाओगे म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू कैपिटल ऑफ एम अपॉन ऑफ ये आर क्यूब अंडर रूट में आपका 1 + 3 कॉस स्क्वायर 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाने से केवल ये, और बी वर्टिकल पे आपको मिला म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू आपका एम अपॉन ऑफ आर क्यूब। देखिएगा किस आसानी के साथ में आपने इस फॉर्मूले के जरिए एक्सेस पर और इसके बाइसेक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली, और सिर्फ आपने क्या किया, यहाँ एंगल की वैल्यू को चेंज किया। मतलब इस एंगल की सहायता से, इस एंगल की हेल्प से मैं डिफरेंट ऑफ पॉइंट पर मैं निकाल सकता हूँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जबकि मेरे पास जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला क्या हो गया साहब, अब जनरल फॉर्मूला हो गया है मेरे पास में बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन ऑफ आर क्यूब अंडर द रूट ऑफ 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए मैं किसी भी पॉइंट पर पा सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का मैं केवल मैग्नीट्यूड निकाला, बट डायरेक्शन अभी बाकी है। डायरेक्शन देखते हैं सब, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे आप लोग। अभी तो इसी पॉइंट पे हमने डायरेक्शन निकाली, तो डायरेक्शन बेहद खास है, बेहद इंपॉर्टेंट है, और मैंने एक करेक्शन आपको ऑलरेडी करा दिया था, आज फिर करवा देता हूं। जो इलेक्ट्रोस्टैट्स जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था या थोड़ा लेट थे वो इस चीज़ से समझ लें और क्या होता है आपकी डायरेक्शन। देखिए साहब, ये आपका B2 गया, ये आपका B1 गया, तो आपका ये B2 है तो ये भी दोस्त B2 होगा, ये आपका B1 होगा, ये आपका B1 है, ये आपका B2 है। अब ये दोनों यूँ जा रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट यूँ जाएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी रही, उसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन ऑफ आर क्यूब ब्रैकेट अंडर द रूट 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब सब इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ से इस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो B1 के साथ है, B1 मैग्नेटिक फील्ड के साथ में अल्फा एंगल बनाता है, मतलब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हो आप वो किससे बता रहे हो, B1 के साथ में अल्फा एंगल बनाता है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर आपकी डायरेक्शन क्या जाएगी, तो tan ऑफ अल्फा इजल्ट तो जाएगा B2 अपॉन ऑफ B1, मतलब इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan ऑफ अल्फा। लेकिन आप याद रखें अल्फा कहाँ से ले रहे हैं, आप B1 से ले रहे हैं, तो B1 से जब आपने लिया है तो आपका जाएगा B2 अपॉन ऑफ B1। B2 कितना है दोस्त, B2 है आपका, B2 आपका है कितना भैया, ये आपका B1 था, ये आपका B2 था, तो B2 आपका कितना है साहब, B2 है आपका ये वाला, और ये था आपका कितना भाई म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू ये आपका m साइन थीटा अपॉन ऑफ आपका आर क्यूब, और B1 कितना है साहब, B1 है आपका म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई इंटू ट्वाइस ऑफ m कॉस ऑफ थीटा अपॉन ऑफ आर क्यूब। जो कट सकता है आराम से उसको जाने दो, जो कट सकता है उसको काटो, m से m को काटो, फाइनली मिलेगा tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा अपॉन 2 कॉस ऑफ थीटा। थीटा कौन सा एंगल था इनिशियली जो आपको दिया गया था, मतलब tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मिला आपको 1/2 ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया अपना tan थीटा। मतलब बात को समझे, यानी यहां से जो एंगल अल्फा बन रहा है उस अल्फा की वैल्यू क्या है, उस अल्फा की वैल्यू है tan ऑफ इनवर्स 1/2 ऑफ tan ऑफ थीटा। मतलब आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें, आपने ये जो एंगल अल्फा निकाला है वो एंगल अल्फा कहां से निकाला है, वो B1 के साथ में बनने वाला एंगल है ये, जबकि B1 जो खुद था वो तो बेचारा जो यहां से एंगल दिया गया था, ये वाला जो एंगल दिया गया था इसका मोहताज है, तो आप यहां से एंगल कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका एक्चुअली एंगल क्या है, तो आप इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। अब ये एंगल अगर आपका थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी आपका थीटा होगा, यानी फाइनली जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो यहाँ से जो डायरेक्शन होगी वो ये जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन इस जगह से वो थीटा प्लस अल्फा होगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यूँ जा रहा है और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस मैग्नेटिक मोमेंटम के साथ में वो जो एंगल बना रही है वो बना रही है थीटा नहीं, थीटा प्लस अल्फा एंगल बना रही है, मतलब एंगल बन रहा है थीटा प्लस आपका ये tan इनवर्स ये 1/2 ऑफ tan थीटा। मतलब ऐसी डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्शन बनेगी। ये आपके लिए बेहद खास बात है, बेहद अच्छी बात है। हालांकि आपके एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं उसके अंदर आज भी वो यही खोया हुआ है, उसके अंदर जो डायरेक्शन दे रखी है आज भी वो दे रखी है। तो अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड पढ़ रहे हैं, बोर्ड का काम कर रहे हैं, तो आप ये लिख के आइएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप कंपटीशन में जा रहे हैं और आपने डायरेक्शन अगर ये बता के छोड़ दी तो आपको +4 के बजाय -1 आपका तय है। तो बात को आप समझें कि डायरेक्शन कहाँ है,
डायरेक्शन है थीटा प्लस अल्फा, नॉट अल्फा, डायरेक्शन इज थीटा प्लस अल्फा। और थीटा प्लस अल्फा में जो आपकी डायरेक्शन जा रही है वो डायरेक्शन ये जा रही है। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गई हो तो बजाओ ताली, नहीं तो रह गए हमारे हाथ खाली। अब बजाओ कैसे, अपन सामने है ही नहीं एक दूसरे के, तो ऐसे बजा दो यार, ऑनलाइन ही बजा दो, हम लोग तो ऐसे सुन लेंगे। वर्चुअल बजा दो, वर्चुअल ताली बजा दो, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और अभी भी समझ नहीं आया तो सुन मेरी बात को, एक प्यारा सा क्वेश्चन समझाता हूँ और उससे तेरे को बहुत कुछ क्लियर होगा। और समझ वो क्वेश्चन क्या था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर लास्ट लेक्चर में भी मैं वही क्वेश्चन करवा रहा था, आज फिर से करवा देता हूँ और समझ उस क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन क्या था और उसका मतलब क्या था। इस थीटा प्लस अल्फा को यहाँ रहने दो, ताज़ा ताज़ा समझा है, इसलिए अपने को ये चीज़ें बहुत मददगार होंगी। आओ जी देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। ये एक छोटा बार मैग्नेट है और ये इसका मैग्नेटिक मोमेंटम की जो है डायरेक्शन वो हमने एक्स एक्सिस पे रखी हुई है, ठीक है। मतलब इसका सेंटर जो है वो मैंने ओरिजिन पे रखा हुआ है, ये रहा। और आपको कह दिया गया है कि आप एक पॉइंट हम देते हैं आपको, और पॉइंट है आपका, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट है 2√2, 0। इस पॉइंट पर आपको क्या बताना है, देखो सुनो, इस पॉइंट पर आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मतलब ये क्वेश्चन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी देख चुके हैं। यहाँ एक छोटा डाइपोल दे दिया और आपको एक पॉइंट दे दिया जिस पर आपको पूछा जा रहा है कि आप थोड़ा सा बता ही दो हम लोगों को कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है और ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। मतलब ये पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 2√2, मतलब थोड़ा दूर जाएगा, मतलब ये पॉइंट यहाँ चला गया इस जगह पर। ये इस पॉइंट पे बात कर रहे हो, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया आपको 2,2√2, 0, ये दे दिया, यानी पॉइंट वहाँ है। यानी ये डिस्टेंस जो है, सुन मेरी बात को, ये डिस्टेंस जो है वो आपकी हो गई 2√2, ये डिस्टेंस हो गई 2। यहाँ एंगल बना आपको थीटा जो कि गिवन नहीं था, तो मैं पहले तो थीटा निकाल लेता हूँ। tan ऑफ थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2√2/2, यानी tan ऑफ थीटा इक्वल टू हो गया √2, जो कि होता है 1/cot थीटा। मतलब cot थीटा की जगह हो गया आपका 1/√2। ये लें सवाल। अब आपने अभी तक तो ये एंगल निकाला है सिर्फ, अब हमें पता है यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड आपका B1 जाएगा, ये वाला आपका B2 जाएगा, और ये अभी आपने जो निकाला है वो आपने ये वाला एंगल निकाला, मतलब आपने ये एंगल निकाला, ये थीटा। अभी तो आप केवल यहाँ खड़े हो। अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड जाता था वो तो इस डायरेक्शन में जाता था, इन दोनों का रिजल्टेंट। अब वो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन देखो वाई एक्सिस में ही जा रही है, ठीक है, लेकिन अब वो क्या होगी, वाकई वाई एक्सिस में जाएगी या नहीं जाएगी, उसको हमें देखना पड़ेगा। तो आपके पास डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है सर, आपके पास में डायरेक्शन होती है थीटा प्लस अल्फा, बट मुझे ये अल्फा मिलना चाहिए, अभी तो मुझे केवल थीटा मिला है, tan ऑफ थीटा इक्वल टू √2 मिला है, ठीक है। अब मैं एक चीज इसमें देखता हूं कि आपके पास में जो डायरेक्शन होती थी वो tan ऑफ अल्फा इक्वल टू, आप लोग क्या करते थे साहब, tan ऑफ अल्फा इक्वल टू करते थे 1/2 ऑफ tan थीटा। यहाँ एक काम करते हैं हम लोग, tan ऑफ अल्फा इक्वल टू 1/2 ऑफ tan थीटा, यानी tan ऑफ अल्फा इक्वल टू 1/2 ऑफ tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू है दोस्त √2, tan थीटा की वैल्यू √2 यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में, तो इनटू ये √2, यानी tan ऑफ अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। 1/√2 मतलब अगर आप यहाँ देखोगे तो 1/√2 किसके इक्वल हो गया, cot ऑफ थीटा के। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ tan ऑफ अल्फा जो हुआ वो एक तरह से मेरे पास में cot ऑफ थीटा के इक्वल हो गया। अब क्योंकि ये यहाँ पर cot ऑफ tan ऑफ अल्फा और cot ऑफ अल्फा में एक रिलेशन होता है कि tan ऑफ अल्फा इक्वल टू cot, cot को अगर आप tan में कन्वर्ट करोगे तो आप लिख सकते हो 90 माइनस का थीटा। मतलब आप इस tan से इस tan को उड़ाओगे तो आपको एक बात पता लगेगी, अल्फा इक्वल टू हो गया 90 माइनस का थीटा। बात को समझना आप, यानी अल्फा प्लस का थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब बोथ अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। और मैंने आपको क्या कहा था, डायरेक्शन होती है थीटा प्लस अल्फा, यानी यहां से इस जगह से जो थीटा एंगल और अल्फा एंगल बन रहा है उसका सब 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब इस एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री, वो कौन सी डायरेक्शन जाएगी, डेफिनेटली वाई डायरेक्शन में। यानी इस पॉइंट पर 2√2, 0 वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वाई डायरेक्शन जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इस बात को कई जगह प्रूफ देख लेना। कौन से वाली बुक्स में, एनसीईआरटी नहीं,
एनसीईआरटी में तो आज भी हम खोए हुए हैं कहीं इसी दुनिया में। तो एंगल आपका नहीं होता है दोस्त अल्फा, अल्फा बनता है B1 के साथ। आप कभी भी अपॉइंट नहीं किए गए हो इस चीज के लिए कि आप B1 से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए जाएंगे। आपको डायरेक्शन बतानी होती है मैग्नेटिक मोमेंटम की डायरेक्शन से, और वहां पे डायरेक्शन होगी थीटा प्लस अल्फा। तो ये था सब आज जो हमने पढ़ा, जो आज हमने किया वो सिंपल काम, और एक तरह से हमने कॉपी किया है किसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर, उसके बाइसेक्टर पर, उसका जनरल फॉर्मूला और यही काम। और अगले लेक्चर में भी हम लोग यही करने वाले हैं कि बिहेवियर ऑफ अ डाइपोल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ अ मैग्नेटिक डाइपोल और अ बार मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और उसके अंदर निकालेंगे वर्क डन टू रोटेट इट, और निकालेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी कुछ खास बातें। यही करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तो मैंने पहले भी कहा था आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक साथ पूरा होने का मतलब वो बहुत सारे चैप्टर को सॉलिड करता है, बहुत सारे चैप्टर्स को सिखा पाता है। आज हम ये काम जल्दी इसलिए कर पाए भैया, कर पाए क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मजबूत है, वो चीज़ें हमें पता है, इसलिए हम ये तेज़ी से कर पाएंगे। इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है, आपको जो चीज़ समझाई जा रही है, जिस लेक्चर में जो बताया जा रहा है, आप मजबूती से उसको सीखें और मजबूत बने रहें, ताकि जब आंधी तूफान आए नीट और जेई के तो आप आराम से झेल पाएँ और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलें बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर, और हाई रैंक्स बड़े मेडिकल कॉलेज, बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के आप सदस्य बने आने वाले सालों में। ठीक है, यही मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, इनको स्टडी कीजिए।